नमस्कार दोस्तों, A1 जुडिशल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग सीपीसी पढ़ रहे थे और सीपीसी में हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसको कवर करेंगे। ये जो इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 6 है और इससे पहले हम 5 भागों में इसको कवर कर चुके हैं। 5 भागों में अभी तक हमने धारा 46 तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम धारा 47 से लेकर धारा 74 तक का सिलेबस देखने वाले हैं। जो चैप्टर 2 है आपका भाग 2, ये निष्पादन से संबंधित है और ये चैप्टर 2 जो है आपका सेक्शन 36 से सेक्शन 74 तक है ये, जिसमें हम 36 से 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। भाग 2 निष्पादन धारा 36 से 46। जैसे कि हमने बताया, जो भाग 2 है आपका चैप्टर 2 है, ये 36 से लेकर 74 तक है और इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम सेक्शन 36 से 46 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम शुरू करने वाले हैं इसके आगे से, यानी कि सेक्शन 46 से 74 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 47। धारा 47। धारा 47 क्या कहती है? वे प्रश्न जिनकी अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। यह धारा डिक्री के निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों का निपटारा करने की व्यवस्था करती है। इस धारा के अंतर्गत निष्पादन न्यायालय द्वारा डिक्री के निष्पादन, डिक्री के उन्मोचन और डिक्री की संतुष्टि संबंधित प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है और इसका जो प्रोसीजर दिया गया है वो आदेश 21 नियम 58 में दिया गया है। तो मेनली धारा 47 क्या कहती है कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा या फिर डिक्री के उन्मोचन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा या फिर डिक्री की संतुष्टि से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो उसका निर्धारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। तो ये चीज़ है और इसमें अगर इस धारा का उद्देश्य अगर हम देखें तो इस धारा का उद्देश्य क्या है कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्नों का निपटारा करना और उससे क्या होगा, न्यायालय का समय बचेगा, उसको दोबारा से वाद नहीं लाना पड़ेगा, खर्चे में कमी आएगी। तो इसका उद्देश्य क्या है कि धारा 47 का उद्देश्य यह है कि निष्पादन से संबंधित सभी प्रश्नों का निपटारा करने की व्यवस्था करके न्यायालय को सशक्त बनाना, उसके लिए समय बचाना, उसको जो पक्षकार होते हैं उसके लिए सस्ती व्यवस्था और शीघ्र व्यवस्था करना, ये सब धारा 47 के उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिक्री का निष्पादन करने के लिए अलग से कोई उसमें विवाद आ जाता है, अगर डिक्री के निष्पादन से संबंधित कोई विवाद आ जाता है तो उसके लिए अलग से उसी न्यायालय में केस ना लाया जाए जिसने डिक्री पारित की है। तो उससे बचने के लिए डिक्री का निष्पादन न्यायालय ही ऐसे प्रश्नों का अवधारण करेगा। इसके बारे में धारा 47 में ये प्रावधान किया गया है। और डिक्री का जो निष्पादन होता है या फिर डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय जो होता है वो ऐसे प्रश्नों का भी निर्धारण करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी डिक्री का पक्षकार है या नहीं है, किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों का भी वो निर्धारण करता है, उसका समाधान करता है। उदाहरण के लिए देखें कि डिक्री के निष्पादन में गलती से किसी और की संपत्ति ले ली जाती है तो वो प्रश्न क्या होगा, वो निष्पादन से संबंधित प्रश्न होगा। ऐसे प्रश्न का निर्धारण भी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। अगर कोई व्यक्ति डिक्री का निष्पादन न करने का करार करता है तो ये भी क्या होगा, एक डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रश्न होगा और इस प्रश्न का निर्धारण भी डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति है, किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, ये प्रश्न का निर्धारण भी जो है डिक्री के निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। और ये प्रश्न आपके पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप घटना चक्र देखेंगे
तो वहाँ पर आपको ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे। मेन रूप से अगर देखा जाए तो धारा 47 से क्वेश्चन क्या बनता है, ये आपका नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी प्रक्रिया को डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय नहीं कर सकता है। तो नेगेटिव में क्वेश्चन नहीं लगा के देगा, उसमें आपको 3 ऑप्शन ये मिलेंगे कि डिक्री के निष्पादन संबंधी प्रश्न है, डिक्री के उन्मोचन संबंधी प्रश्न है, या फिर डिक्री की संतुष्टि संबंधी प्रश्न है, और चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा कि जैसे कि डिक्री का संशोधन। तो डिक्री का संशोधन जो है डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है, इन तीनों शब्दों को आपको याद रखना है कि जो डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय होता है वो किस प्रकार के प्रश्नों का अवधान कर सकता है। तो डिक्री के निष्पादन संबंधी प्रश्नों का, डिक्री के उन्मोचन संबंधी प्रश्नों का और डिक्री की संतुष्टि संबंधी प्रश्नों का जो है निर्धारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। चलिए आगे देखते हैं। निष्पादन न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का निर्धारण भी किया जाएगा कि कोई पक्षकार डिक्री का पक्षकार है या नहीं, या इसका कोई प्रतिनिधि है या नहीं। ये हम पहले ही बता चुके हैं, ये उदाहरण के रूप में है कि निष्पादन न्यायालय जो होता है वो इस प्रकार के प्रश्नों का भी निर्धारण करेगा कि किसी डिक्री का कोई पक्षकार है या नहीं है, या किसी पक्षकार का कोई प्रतिनिधि है या नहीं है डिक्री के निष्पादन के संदर्भ में। चलिए आगे देखते हैं। धारा 50 विधिक प्रतिनिधि, और इसकी परिभाषा धारा 2 के क्लॉज 11 में दी गई है विधिक प्रतिनिधि की। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। जब डिक्री का निष्पादन पूर्ण रूप से न किया हो और निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। डिक्री धारक डिक्री के निष्पादन के लिए निर्णीत ऋणी जो मर चुका है, मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। तो ये चीज है इसमें, ऐसा विधिक प्रतिनिधि केवल उतनी संपत्ति के लिए दायी होगा जितनी उसके नियंत्रण में है और सम्यक रूप से व्ययनित नहीं कर दी गई है। तो मेनली धारा 50 क्या कहती है विधिक प्रतिनिधि के बारे में, कि जब डिक्री का निष्पादन मतलब डिक्री पारित हो चुकी है और उसका निष्पादन कराया जाना है, निष्पादन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, और निर्णीत ऋणी क्या हो जाता है, मर जाता है, तो क्या होगा। तो डिक्री धारक जो भी डिक्री होल्डर होगा वो निष्पादन के लिए क्या कर सकता है, निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि मेरे डिक्री का निष्पादन जो है उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध जो है कराया जाए। और ऐसा जो विधिक प्रतिनिधि होगा वो केवल उतनी संपत्ति से ही किसी डिक्री के निष्पादन के अंतर्गत अपनी संपत्ति जो डिक्री में मांगी गई है उसका उतने के लिए दायी होगा, वो उतना ही दे सकता है जितनी उसके नियंत्रण में है, उससे अधिक के लिए वो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए के पास डिक्री आ जाती है बी के लिए, बी के विरुद्ध, और बी की 3 संपत्ति है मान लीजिए। अब क्या होता है, डिक्री के निष्पादन के लिए इसने किया लेकिन डिक्री का निष्पादन अभी नहीं हुआ है और बी यहाँ पर मर जाता है। अब इसके अधीन 3 संपत्ति है और इसका विधिक प्रतिनिधि मान लीजिए सी है, और इसके संपर्क में क्या है, इसके नियंत्रण में केवल 2 संपत्ति है। तो ये क्या करेगा, ये इसके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन के लिए वाद ला सकता है, न्यायालय में आवेदन कर सकता है, और ये जो है क्या कर सकता है, केवल 2 संपत्तियों के बारे में ही जो इसके नियंत्रण में है उनसे ही उस डिक्री का जो भी अमाउंट है या जो भी उसमें लिखा हुआ है उसका जो है अदायगी कर सकता है। तीसरी संपत्ति जो इसके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए अदायगी नहीं कर सकता है, भले ही जो है 2 संपत्तियों से उसकी पूर्ति ना होती हो। ठीक है, तो ये है। और आगे इसमें यह भी लिखा है कि सम्यक रूप से उसने व्यवस्थित नहीं कर दी है, और जो है उसने क्या किया, संपत्ति को बेचा नहीं है, उसको खर्च नहीं किया है सम्यक रूप से। अगर उसने सम्यक रूप से बेच दी है तो भी उसका निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अगर बेईमानी से बेची है तो फिर क्या होगा, उसके लिए वो फिर देने के लिए दायी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, ये धारा 50 की कहानी है और इसमें से यही पूछा जाता है कि वो आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है। विधिक प्रतिनिधि डायरेक्ट धारा भी पूछी जाती है कि विधिक प्रतिनिधि से संबंधित जो है प्रावधान किस में है, तो धारा 50 में है।
आगे देखते हैं हम लोग धारा 51। धारा 51 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। निष्पादन करने वाले न्यायालय की शक्तियां। तो निष्पादन करने वाले न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, जो डिक्री का निष्पादन करेगा न्यायालय उसकी क्या क्या शक्तियां हैं, या फिर निष्पादन का ढंग क्या है, ये धारा 51 में बताया गया है। और ये मेंस में भी क्वेश्चन बनता है धारा 51 से, तो ये वहां पर भी हमें पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं। डिक्री किसी डिक्री के निष्पादन का प्रवर्तन डिक्री धारक के आवेदन पर किया जाता है। डिक्री के निष्पादन का प्रवर्तन कराने के लिए निष्पादन न्यायालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि कोई न्यायालय डिक्री पारित करता है और उसका निष्पादन जो है वही न्यायालय कर सकता है, लेकिन डिक्री का निष्पादन करने के लिए अलग से आवेदन न्यायालय में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डिक्री प्राप्त हो गई तो हम उसको जो है अपने फेवर में करा लेंगे, मतलब संपत्ति ले लेंगे या डिक्री में जो भी हमें लाभ मिला है उसको हम डायरेक्ट ले लेंगे। डिक्री का निष्पादन कराने के लिए अलग से न्यायालय में आवेदन या फिर सूट लाया जाता है। ठीक है, तो ये है इसमें कि किसी डिक्री के निष्पादन का प्रवर्तन डिक्री धारक के आवेदन पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि डिक्री धारक के आवेदन पर किया जाएगा। और डिक्री के निष्पादन का प्रवर्तन कराने के लिए न्यायालय के पास क्या क्या शक्तियां होंगी ये देख लेते हैं। पहला है डिक्रीत संपत्ति को परिदान करने की, मतलब जो न्यायालय होगा, डिक्री के निष्पादन का न्यायालय होगा, वो डिक्रीत संपत्ति को परिदान करा सकता है, उसको दिला सकता है, उसको कब्जा दिला सकता है। दूसरा है संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय या कुर्की के बिना संपत्ति का विक्रय। तो न्यायालय क्या कर सकता है कि अगर कोई व्यक्ति डिक्री के निष्पादन में संपत्ति नहीं दे रहा है, परिदान नहीं कर रहा है, तो क्या कर सकता है न्यायालय, संपत्ति की कुर्की तथा उसका विक्रय भी कर सकता है, या फिर कुर्की के बिना संपत्ति का विक्रय भी कर सकता है। आगे देखते हैं। तीसरा, निर्णित ऋणी को सिविल कारागार में गिरफ्तारी एवं निरुद्धि कर सकता है। तो इसका प्रावधान धारा 58 में है, वहां पर इसको देखेंगे आगे चलेंगे जब हम। तो ये है थर्ड पॉइंट कि निर्णित ऋणी को क्या कर सकता है, वो सिविल कारागार में डाल सकता है और उसको निरुद्ध कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रापक यानी कि रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है। किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है और अपने कब्जे में लेकर के वहां पर एक रिसीवर की नियुक्ति कर सकता है जो उस संपत्ति का देखभाल करता है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट है। और पांचवा देखते हैं कि अनुतोष की प्रकृति के अनुसार किसी अन्य ढंग से, तो जो जिससे कोई अनुतोष मिलता हो डिक्री धारक को, उसकी प्रकृति के अनुसार कोई अन्य ढंग से भी जो है डिक्री का निष्पादन करा सकता है वो। ठीक, तो ये 5 तरह की उसके पास शक्तियां हैं जिसमें न्यायालय डिक्री धारक को अनुतोष दिलाने के लिए इन शक्तियों का प्रयोग करके उसका पालन करा सकता है, उसका निष्पादन करा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन के बाद में धारा 51 को चुनौती दी गई, जिसे उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक माना। तो ये एक केस है इसमें, और इसको याद रखना है, जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। और इस वाद में धारा 51 को जो है चुनौती दी गई, और इस चुनौती को जो है न्यायालय ने क्या करा, संवैधानिक माना, यानी कि धारा जो ये 51 है ये संवैधानिक है। इसको आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज वर्गीज वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन। धारा 54 कहती है संपदा का विभाजन या अंश का पृथक्करण। लिखा है इसमें कि जहां डिक्री किसी ऐसे अविभाज्य संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन तत्समय प्रवर्त विधि के अनुसार कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो जहां कोई डिक्री है और वो ऐसी संपत्ति पर है जो अविभाज्य है, और उस संपत्ति पर क्या है, शासन का राजस्व भुगतान देय है, मतलब उस संपत्ति से सरकार को क्या देना है, राजस्व देना है, उस पर पेंडिंग है, तो वहां संपत्ति का विभाजन जो कराया जाएगा वो तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा। तो ये जिला कलेक्टर का जो प्रश्न है यहाँ से पूछा जाता है कि जब ऐसी कोई संपत्ति है जिस पर शासन का राजस्व का भार है और वो संपत्ति अविभाज्य है, विभाजित नहीं है, और अगर उस संपत्ति का विभाजन कराना है तो वहां पर
किसके अनुसार कराया जाएगा? तो जिला कलेक्टर द्वारा उसका विभाजन कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धारा 55 गिरफ्तारी और निरोध, ये क्या कहती है? निर्णित ऋणी को डिक्री के निष्पादन के किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और यथाशीघ्रता उसे न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है। तो जो ये निर्णित ऋणी होता है, ये अगर डिक्री के निष्पादन नहीं कर रहा है, उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, उससे बच रहा है या फिर इधर उधर की बातें कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं? वहाँ पर उसको किसी भी समय और किसी भी दिन गिरफ्तार किया जा सकता है और यथाशीघ्र क्या कर सकते हैं? उसको न्यायालय के समक्ष ला सकते हैं। ठीक है, तो यह है, एक गिरफ्तारी की जा सकती है। और आगे लिखा है इसमें, जहां ऐसा गिरफ्तार व्यक्ति डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्च संदाय कर देता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि कब छोड़ा जाएगा? तुरंत छोड़ा जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति है जो डिक्री का निष्पादन नहीं कर रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और यदि वो डिक्री के निष्पादन के संदर्भ में जो है अपने रकम जमा कर देता है, डिक्री की रकम को जमा कर देता है तो और गिरफ्तारी का संपूर्ण खर्च भी दे देता है, तो क्या होगा? उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। और ये परंतुक 4 में, यानी कि धारा 55 के परंतुक 4 में ये प्रावधान किया गया है। आगे है कि जहां गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग ऐसा है जिसकी गिरफ्तारी से जो है लोगों को खतरा या असुविधा होगी, तो वहां उसे उस प्रक्रिया से गिरफ्तार किया जाएगा जो सरकार राजपत्र में विहित करे, अन्यथा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है इस धारा के तहत, यानी कि निष्पादन के किसी भी समय क्या अगर उसको गिरफ्तार करना है और उसकी गिरफ्तारी से क्या होता है, किसी व्यक्ति को या फिर व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को गिरफ्तारी से खतरा होता है या फिर कोई असुविधा पैदा होती है, तो उसे उसी प्रक्रिया से गिरफ्तार किया जाएगा जिस प्रक्रिया से सरकार राजपत्र में विहित करे, मतलब सरकार बताएगी कि इस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मतलब यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करने से समाज में खतरा उत्पन्न हो जाए, समाज में असुविधा उत्पन्न हो जाए, अजारक फैल जाए, कर्फ्यू लग जाए, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनके समर्थक होते हैं, जैसे बड़े नेता लोग होते हैं उनके समर्थक होते हैं और उनकी गिरफ्तारी पर क्या होता है, बवाल वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी से कोई खतरा उत्पन्न हो जाता है या कोई असुविधा उत्पन्न हो जाती है, असुविधा पैदा हो जाती है, तो उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक सरकार ने उसको गिरफ्तारी के लिए प्रक्रिया कोई ना बताई गई हो। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका धारा 55 में। बाकी धारा 56 है। धारा 56 कहती है कि धन की डिक्री के निष्पादन के लिए किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ना ही निरुद्ध किया जाएगा। तो यदि किसी महिला के खिलाफ कोई धन से संबंधित डिक्री है, यदि किसी महिला के विरुद्ध कोई ऐसी डिक्री है जो केवल धन से संबंधित है, तो वहाँ पर ऐसी महिला को गिरफ्तार और निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि महिला को किस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी डिक्री के निष्पादन के संदर्भ में किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जो धन से संबंधित है और ना ही उसको निरुद्ध किया जाएगा। तो धारा 56 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। धारा 57 जीवन निर्वाह भत्ता। चलिए, तो ये धारा 57 है और ये जो आप देख रहे हैं A1 जुडिशल एकेडमी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे @A1JA और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें परीक्षा से संबंधित मिल जाएंगी, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। धारा 57 जीवन निर्वाह भत्ता क्या कहती है कि धारा कि जब निर्णित ऋणी को सिविल कारागार में रखा जाता है तो उसके जीवन निर्वाह के लिए भत्ता दिया जाएगा। जो मासिक देय होगा और भत्ते के भुगतान
डिक्री धारक या फिर डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। भत्ता कितना दिया जाएगा? राज्य सरकार निर्णीत ऋणी की रैंक, मूलवंश और राष्ट्रीयता को देखकर करेगी। तो देखिए, सिविल मामलों में क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसका जितना भी खर्च आएगा, खाने पीने में, उसके जीवन निर्वाह में, उसका खर्चा जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं उठाती है। तो उसका खर्चा क्या है? राज्य सरकार नहीं उठाती है। उसका खर्चा कौन उठाएगा? जो डिक्री धारक होगा या फिर जो डिक्री का निष्पादन कराएगा, तो ऐसा व्यक्ति उसके खर्चे को उठाएगा। अब कितना खर्चा उसको दिया जाएगा? पहली चीज क्वेश्चन बनता है, उसको मासिक खर्चा दिया जाएगा। मासिक दिया जाएगा, महीने टू महीने दिया जाएगा, मंथली टू मंथ दिया जाएगा। दूसरी चीज प्रश्न बनता है कि कितना उसको भत्ता दिया जाएगा, तो उसके लिए कितना भत्ता दिया जाएगा, उसके लिए राज्य सरकार पॉलिसी बनाएगी। राज्य सरकार उसकी रैंक को देखेगी, उसके मूलवंश को देखेगी और उसकी राष्ट्रीयता को देख करके उसका भत्ता जो है राज्य सरकार निर्धारित करेगी। तो ये है धारा 57 जीवन निर्वाह भत्ता, और ये सेक्शन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निरोध और छोड़ा जाना, धारा 58। धारा 58 के बारे में पीछे हमने जिक्र किया था थोड़ा सा, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। धारा 58 में धारा 58 निरोध और छोड़ा जाना। तो धारा 58 के बारे में हम पीछे भी जिक्र कर चुके हैं थोड़ा सा, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है। धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए सिविल कारागार में रखा जा सकता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो धन के संदाय के संबंधित कोई डिक्री होती है, वहाँ पर किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो हमने अभी पढ़ा था पीछे धारा 55 में, उसमें बताया गया था। लेकिन अगर किसी पुरुष के खिलाफ धन के संदाय में कोई डिक्री है तो उसको अधिकतम 3 महीना तक के लिए सिविल कारागार में रखा जाएगा। ठीक है, और सिविल कारागार में रखा जाता तो उसका खर्चा कौन उठाएगा? अभी ऊपर वाली धारा में हमने बताया कि डिक्री धारक या फिर डिक्री का निष्पादन कराने वाला व्यक्ति उसका खर्चा उठाता है, उसको मासिक दे दिया जाता है और उसका निर्धारण कौन करती है? राज्य सरकार करती है। तो चलिए, यह है कि धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक के लिए सिविल कारागार में जो है रखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कितने महीने तक के लिए? अधिकतम 3 महीने तक के लिए सिविल कारागार में किसी को रखा जा सकता है। आगे देखते हैं, जहां डिक्री के संदाय में डिक्री की राशि 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, वहां पर 3 माह से अनधिक के लिए सिविल कारागार में रखा जा सकता है। जहां डिक्री के संदाय में डिक्री की राशि 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की है, वहां 6 सप्ताह से अनधिक के लिए उसको सिविल कारागार में रखा जा सकता है। और ऐसी राशि जो 2,000 रुपये से कम की है, वहां पर गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा क्या है कि अधिकतम तो 3 महीने तक के लिए क्या हो, उसको सिविल कारागार में रखा जा सकता है, लेकिन धन के संदाय में अगर ऐसी राशि है उसमें जो 5,000 रुपये से अधिक है, वहाँ पर अधिकतम 3 महीने तक के लिए उसको सिविल कारागार में रख सकता है। और यदि उस डिक्री का जो अमाउंट है वो 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का है, तो फिर 6 सप्ताह से अनधिक के लिए, मतलब मैक्सिमम 6 सप्ताह तक के लिए उसको सिविल कारागार में रखा जा सकता है। और ऐसी राशि अगर 2,000 रुपये से कम है तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। आगे है धारा 59, गंभीर बीमारी के आधार पर निर्णीत ऋणी का गिरफ्तारी वारंट रद्द किया जा सकता है। तो ऐसा निर्णीत ऋणी है, ऐसा कोई मतलब जिसको बीमारी है, गंभीर बीमारी है और निर्णीत ऋणी को जो है गिरफ्तार किया जाना है, तो अगर ऐसे व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है तो वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी के वारंट को रद्द किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, धारा 60 कुर्की या विक्रय योग्य संपत्ति। निम्नलिखित संपत्ति या वस्तु डिक्री के निष्पादन में कुर्क की जा सकती है।
तो धारा 60 जो है ये लिस्ट जारी करती है और लिस्ट बताती है इसमें कि कौन कौन सी संपत्ति है जिनको कुर्क किया जा सकता है और कौन कौन सी संपत्ति हैं जिनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो दोनों प्रकार की लिस्ट इसमें दी गई है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा और देखने को मिलेगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो जो संपत्ति कुर्क दी जा सकती है उसकी लिस्ट हम पहले देख लेते हैं। तो भूमि है, भूमि को कुर्क किया जा सकता है। कोई घर है, अन्य निर्माण है, उसको कुर्क किया जा सकता है। माल है, जैसे किसी प्रोडक्ट का माल होता है, कच्चा माल होता है, पक्का माल होता है, उसको भी जो है कुर्क किया जा सकता है। धन है, कैश है, उसको भी कुर्क किया जा सकता है। बैंक नोट है, कैश रखा है घर में, तो उसको भी क्या कर सकते हैं, कुर्क किया जा सकता है। चेक होते हैं बैंक के, उसको भी कुर्क किया जा सकता है। विनिमय पत्र होते हैं, यानी कि एक्सचेंज लेटर्स जो होते हैं, वस्तु के बदले वस्तु देने का कोई ऐसा पत्र होता है, तो उसको भी कुर्क किया जा सकता है। हुंडी को कुर्क किया जा सकता है। हुंडी क्या होता है, ये महाजन द्वारा ऋण के बदले लिया गया एक शर्तनामा होता है। महाजन कौन होते हैं, जो ब्याज पर पैसा देते हैं ऐसे लोग, और वो ब्याज पर किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं तो गारंटी के तौर पर एक शर्तनामा लिखवा लेते हैं, तो ऐसे शर्तनामा को हुंडी बोलते हैं। तो हुंडी को भी क्या कर सकते हैं, ये कुर्क किया जा सकता है। आगे है इसमें बचत पत्र, तो बचत पत्र को भी कुर्क किया जा सकता है। सरकारी प्रतिभूतियां, जो सरकारी प्रतिभूतियां होते हैं उनको भी, बॉन्ड वगैरह जो होते हैं उनको भी कुर्क किया जा सकता है। धन के लिए बंद पत्र, बांध लिखा है, ये बंद पत्र है। धन के लिए बंद पत्र या अन्य प्रतिभूतियां, इनको भी कुर्क किया जा सकता है। विक्रय की जा सकने वाली अन्य सभी जंगम या स्थावर संपत्ति कुर्क की जा सकती है। तो जो संपत्ति जिसका विक्रय किया जा सकता है, चाहे वो जंगम संपत्ति हो, चाहे वो स्थावर संपत्ति हो, यानी कि चाहे तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसको भी कुर्क किया जा सकता है। तो ये लिस्ट है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस संपत्ति का कुर्क किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। धारा 60, और धारा 60 क्या कहती है, निम्नलिखित संपत्ति, मतलब धारा 60 ही हम पढ़ रहे हैं, जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि किस संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, उसका ही धारा 60 का ही आगे का पार्ट है। और इसमें बताया गया है कि ऐसी संपत्ति जो कुर्क नहीं की जा सकती है। यानी कि जो पहली लिस्ट हमने देखी थी वो थी जिन संपत्तियों को डिक्री के निष्पादन में कुर्क किया जा सकता है, और अब जो आप दूसरी लिस्ट देखेंगे वो ऐसी संपत्तियों की लिस्ट है जिनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहनने के लिए आवश्यक वस्त्र, जो किसी व्यक्ति के पहनने के आवश्यक वस्त्र होते हैं उनको कुर्क नहीं किया जा सकता है। भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई और बिछौने, धार्मिक परंपरा के अनुसार अलग न किया जा सकने वाले स्त्री के आभूषण जैसे मंगलसूत्र वगैरह होते हैं, तो इनको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। शिल्पी के औजार, कोई औजार होते हैं किसी व्यक्ति के काम करने के लिए, अपने रोजगार को चलाने के लिए, अपनी जीविका का निर्वहन करने के लिए कोई काम करता है व्यक्ति, हैंडीक्राफ्ट का काम करता है, और उसके जो औजार होंगे, जैसे बढ़ाई होता है उसके पास आरी होती है, प्लम्बर होता है उसके पास जो है अपने काम करने के औजार होते हैं, तो ऐसे जो भी औजार हैं उनको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करता है। खेती के उपकरण है, हल है, फावड़ा है, इत्यादि चीज़ें हैं, उनको भी उपकरण मतलब उनको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। लेखा बहियाँ, जो अकाउंटेंट होते हैं, अकाउंट अपने अपने व्यापार का लेखा जोखा रखते हैं जिस किताब में, उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार मात्र, तो इसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है और उसको उस नुकसान की भरपाई के लिए वाद लाने का अधिकार है, और यदि वो अधिकार किसी और को दे दिया जाता है तो उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। आगे है वृत्तिकाएं और उपादान सेवाओं का अधिकार, जैसे कि सरकारी पेंशन मिलती है, तो इस तरह की चीज़ों को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। और इसको आप अपने बैरक्ट में देखेंगे तो आपको ये लिस्ट थोड़ी बड़ी मिल जाएगी, मतलब उसमें जो है बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वहाँ पर।
तो वो समझने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है। हालांकि यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। बीमा पॉलिसी के तहत देय भुगतान की रकम, किसी ने व्यक्ति ने बीमा करा रखा है और उसके लिए बीमे की रकम उसको जमा करनी है, भुगतान करना है, अपनी किस्त को जमा करना है, और उस किस्त के लिए कोई रकम बचा के रख रखी है, तो उस रकम को भी जो है कुर्क नहीं किया जा सकता है। आगे है घरेलू नौकर या श्रमिक के अधिभोग के गृह या अन्य निर्माण और मजदूरी का धन या वस्तु। तो कोई घरेलू नौकर है, श्रमिक है, और उसके उपभोग के लिए कोई कमरा दे रखा है, उसको गृह दे रखा है, या कोई अन्य निर्माण चीज दे रखी है, तो उसको कुर्क नहीं किया जा सकता है। और उसकी मजदूरी के लिए अपने धन बचा के रख रखा है, तो उसको भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भरण पोषण की डिग्री से भिन्न अन्य डिग्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1,000 रुपये और बाकी का 2/3 भाग जो है वो कुर्क से मुक्त होगा। ठीक है, उसको जो है कुर्क नहीं किया जा सकता है। चलिए, इसमें जो है आप देखते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई डिग्री प्राप्त की है और वो भरण पोषण से संबंधित डिग्री नहीं है, और उस डिग्री का निष्पादन कराने के लिए निष्पादन नहीं हो रहा है, तो संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। तो ऐसे संबंध में उसकी कितनी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है? सपोज दैट उसका वेतन है 4,000 रुपये, 4,000 रुपये उसका क्या है, सैलरी है, तो इसमें से कितनी अमाउंट को कुर्क किया जा सकता है, धारा इसमें बताया गया है। तो प्रथम 1,000 रुपये है, उसको कुर्क नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले 1,000 रुपये को कुर्क नहीं किया जाएगा। अब बचा उसके पास 3,000 रुपये, और 3,000 यानी कि बाकी का 2/3, तो 3,000 का देखते हैं 2/3। ठीक है, तो 3,000 का 2/3 कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये हो जाएगा। तो 2,000 रुपये को भी कुर्क नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला 1,000 रुपये कुर्क नहीं किया जा सकता है। बाकी जो शेष बचता है उसका 2/3 तक कुर्क नहीं किया जा सकता है। और बाकी जो दो यानी कि 2,000 ये और बचा, और 1,000 रुपये, ये 3,000 रुपये कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। बाकी 1,000 जो अमाउंट बचा है उसको कुर्क किया जा सकता है। कैसी डिग्री के संबंध में? जो भरण पोषण से अलग है, भरण पोषण की डिग्री से अलग है, उसके बारे में ये कुर्क किया जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, और इसमें यह भी लिखा है कि वेतन का कुर्क वाला जो भाग होता है वह 24 माह तक कुर्क किया जाता है, और उसके बाद 12 महीने की छूट दी जाती है। और जहां ऐसी कुर्की एक ही डिग्री के निष्पादन में की गई है, वहां 24 माह के बाद जो है अंतिम रूप से छूट दे दी जाती है। यानी कि जो हमने बताया था अभी 1,000 रुपये तक जो उसका शुरू का भाग है वो कुर्क नहीं किया जाएगा। बाकी का 2/3 जो है वो 2,000 रुपये आया था, वो भी कुर्क नहीं किया जाएगा। और बाकी जो 1,000 रुपये बचा है उसमें से लगातार 24 महीने तक कुर्क किया जा सकता है, और फिर 12 महीने की छूट दी जा सकती है। और अगर डिक्री में जो संपत्ति दी गई है वो 24 महीने में ही पूरी हो जाती है, तो फिर उसको अंतिम रूप से छूट दे दी जाती है। तो ये कहता है भरण पोषण से भिन्न कोई डिग्री के संबंध में। और ये अमाउंट पूछा जाता है, 1,000 रुपये प्रथम 1,000 रुपये, और बाकी का 2/3 को कुर्क नहीं किया जा सकता है। आगे है आपका भरण पोषण की डिग्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 भाग जो है कुर्क नहीं किया जा सकता है। यानी कि अभी हमने बताया था कि जो डिग्री भरण पोषण से भिन्न है उसके बारे में, और अब ये क्या है, जो डिग्री भरण पोषण से संबंधित है। यानी कि कोई व्यक्ति है भरण पोषण से संबंधित डिग्री को पारित कर लेता है, अपने पास से अपने पक्ष में करा लेता है, और उस डिग्री का पालन नहीं किया जा रहा है, उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा है, तो तब संबंधित व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। और कितना कुर्क किया जा सकता है? जितना उसको वेतन मिल रहा है उसका 1/3 जो है भाग कुर्क नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए उसकी सैलरी कितनी है, 9,000 रुपये है, उसका वेतन 9,000 रुपये है, तो इसका 1/3 भाग को कुर्क नहीं किया जा सकता है। यानी कि 3,000 रुपये जो हो गए उसके वो
कुर्क नहीं किए जा सकते हैं, बाकी जो शेष होगा उसको कुर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है कुर्क के बारे में, और इसके आपको जानना है तो इसके लिए बैरेक्ट देखें, वहाँ पर आपको और डीप से जानने को मिलेगा। बाकी जो ये चीज़ है इनकी लिस्ट है, आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका था सेक्शन 60। आगे देखते हैं सेक्शन 64, और सेक्शन 64 क्या कहता है, कुर्की के बाद संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रमण का शून्य होना। किसी डिक्री के निष्पादन में यदि किसी संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है तो कुर्की के पश्चात ऐसी संपत्ति का प्राइवेट अंतरण शून्य होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जब डिक्री के निष्पादन में किसी संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है तो वहाँ पर क्या होगा, कुर्की के पश्चात ऐसी संपत्ति का प्राइवेट अंतरण शून्य हो जाएगा। जैसे किसी संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है और उस संपत्ति को कोई फिर क्या कर रहा है, बेच रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका प्रभाव शून्य होगा, उसको फिर जो है कोई व्यक्ति बेच नहीं सकता है। तो ये सेक्शन 64 है। आगे है इसमें सेक्शन 74 74 निष्पादन का प्रतिरोध। निष्पादन के प्रतिरोध के संबंध में क्या कहा गया है कि जहां किसी डिक्री के निष्पादन में कोई अचल संपत्ति बेच दी जाती है और क्रेता द्वारा उसका कब्जा प्राप्त करने में निर्णीत ऋणी या कोई अन्य व्यक्ति अवरोध करता है, तो ऐसे अवरोध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय 30 दिन तक के लिए सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है। धारा 74 कहती है कि जब कोई व्यक्ति डिक्री पारित कर दे, मतलब कोई न्यायालय डिक्री पारित कर लेता है और उसके बाद डिक्री का निष्पादन कराया जाता है, डिक्री के निष्पादन भी नहीं होता है तो संपत्ति बेच दी जाती है। अब संपत्ति बेच दी गई है लेकिन निर्णित ऋणी इससे क्षुब्ध है कि मेरी संपत्ति बिक गई है, तो क्या होगा, वो उस पर कब्जा नहीं लेने दे रहा है या फिर उसका प्रतिरोध कर रहा है, तो उस व्यक्ति को, निर्णित ऋणी को जो है 30 दिन तक के सिविल कारावास में 30 दिन तक के लिए सिविल कारावास में निरुद्ध रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 74 है। और इसके बारे में देखिए, जैसे ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, ए के पास बी के विरुद्ध क्या है, डिक्री है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये डिक्री का निष्पादन नहीं कर रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है। तब क्या किया, कोर्ट ने उसकी संपत्ति को बेच दिया, विक्रय कर दिया। अब जो है इसकी संपत्ति मान लीजिए यहाँ पर थी, अब इस पर ए अपना कब्जा बनाएगा क्योंकि इसने डिक्री का निष्पादन नहीं किया, इसने कोर्ट में आवेदन किया और कोर्ट ने क्या किया, इसकी संपत्ति को ए के पक्ष में बेच दिया। अब क्या है, संपत्ति बी की थी, अब बी जो है इस पर कब्जा लेने से मना करता है या फिर किसी और व्यक्ति द्वारा इसको ए को कब्जा लेने से मना किया जाता है या फिर अवरोध किया जाता है, तो वहाँ पर जो है न्यायालय ऐसे व्यक्ति को, जो बी व्यक्ति है या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, कब्जा लेने से मना कर रहा है, तो उसको 30 दिन तक के लिए सिविल कारावास में निरुद्ध किया जा सकता है। 74 इसके बारे में बताती है। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर समाप्त होता है और जल्द ही जो है आगे की वीडियो आएंगी। आप इसको पढ़िएगा, बैरक से सहायता लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ क्लियर नहीं की जा सकती है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि आपको जो है समझ में आ जाए चीज़ें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आप जो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम